हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 2 है यानी सेकंड बुक है, इसका चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है हमारा कांग्रेस प्रणाली वाला चैप्टर है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं इसके वो कवर करूंगा, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। और चैप्टर की वीडियो को आप एक बार और देख लें ताकि आपके सारे चैप्टर जो हैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देख कर जाएं, ठीक है। और eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको फ्री में सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1960 का दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी 1960 से लेके 1970, ठीक है। यानी इन 10 सालों में जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण इस दशक को, ठीक है, यानी इन 10 सालों को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। तो वो ऐसी घटनाएं कौन सी थी, इसको देखते हैं। तो देखिए, इस दौरान क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको खतरनाक कहा जाता है। फिर इसी समय में क्या हुआ था, हमारे इसी 10 साल के अंदर दो युद्ध हो गए। एक तो 1962 में हो गया भारत और चीन का, फिर 1965 में हो गया भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। और ये दोनों युद्ध जो थे, इससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हुआ। हालांकि आप ये मान लो कि आप युद्ध जीत भी जाते हो ना, मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, आप युद्ध को जीत भी जाओ, तो भी देश को नुकसान होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से देश जो होता है वो पिछड़ जाता है, ठीक है। तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था पे। खाद्यान्न संकट भी आ गया था, क्योंकि मानसून की असफलता भी देखी गई। खाद्यान्न संकट, खासकर बिहार जैसे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा अनाज की कमी हो गई थी, ठीक है। और इसी काल में दो प्रधानमंत्रियों की मौत भी हो गई थी। एक तो नेहरू जी की मौत हो गई थी, ठीक है। फिर दूसरा, उनके बाद जो शास्त्री जी आए वो भी 2 साल तक ही रह पाए, तो शास्त्री जी की भी मौत हो गई थी, ठीक है। तो दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, आप ये भी बता सकते हैं। दल बदल वाले जो सिस्टम था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और गैर कांग्रेसवाद, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ दिखेगा। तो इसलिए इस दशक को हम खतरनाक दशक के रूप में जान सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये पेपर में आएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है प्रीवी पर्स। ये कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। आएगा तो हमेशा 2 नंबर में ही आएगा, याद रखना। प्रीवी पर्स से क्या अभिप्राय है, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या था कि जो भूतपूर्व राजा महाराजा थे, यानी एक्स, ठीक है, एक्स यानी जो पहले थे, जो राजा महाराजा थे, जो रियासत होती थी, ठीक है, रजवाड़े होते थे, उसके जो राजा होते थे, उनको मिलने वाला जो विशेष अधिकार था, इसको प्रिवी पर्स कहा जाता था, ठीक है। इनको क्या मिलता था, कुछ फंड मिल जाता था, कुछ अलाउंस वगैरह मिल जाता था, ठीक है। और मोरारजी देसाई ने प्रिवी पर्स समाप्त करने का विरोध किया था और सरकार से किनारा कर लिया। हुआ क्या कि जब इन राजा महाराजाओं को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है, उस समय इनको कुछ अधिकार दे दिए गए थे, कुछ विशेष अधिकार, प्रिवी पर्स की सुविधाएं मिल गई थी, जिसके तहत इनको कुछ पैसा फंड वगैरह मिलता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया था, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। और मोरारजी देसाई ने इस चीज़ का खूब विरोध करा था। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्रिवी पर्स जो है इसकी किसी भी प्रकार से कोई समाप्ति की जाए या इस पर कोई बैन लगाया जाए, ठीक है, या इसको कम भी किया जाए, ये नहीं चाहते थे। मोरारजी देसाई ने कहा कि प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है वो राजा और रियासतों के साथ विश्वासघात है, जो कि इंदिरा गांधी ने किया है, ऐसा मोरारजी देसाई कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के जो आम चुनाव थे, आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है, ठीक है। क्यों कहा जाता है राजनीतिक भूकंप, तो आपको पता है ना, 1967 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस किसी तरीके से केंद्र में तो सरकार बचा लेती है, पर राज्यों में से 7+2 यानी 9 राज्यों से चली जाती है, ठीक है। तो देखिए, फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है। और कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। 9 राज्यों से इनकी सरकार जो थी वो चली गई थी, और केंद्र में तो जैसे तैसे इनकी सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में इनको बड़ा झटका लगा। कई जो राजनीतिक पर्यवेक्षक थे, जो एक्सपर्ट लोग होते थे, जो राजनीति पे नजर रखते थे, उन्होंने इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी, वो इसलिए दी क्योंकि आपने क्या देखा था 1952 का चुनाव में, आपने क्या देखा था, कांग्रेस को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। 1957 के चुनाव में क्या था, उसमें भी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, ठीक है। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे ही ये 1967 वाला चुनाव आता है, इसमें कांग्रेस 9 राज्यों से सत्ता खो देती है, और केंद्र में भी जैसे तैसे इनकी सरकार बची थी, वहां पे भी इनकी सीटें कम हुई थी। तो इसलिए इसको राजनीतिक भूकंप कहा गया। और यहां तक कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता होते थे, ठीक है,
वो भी चुनाव हार गए थे, यानी कि कांग्रेस के जो जो दिग्गज नेता माने जाते थे वो भी चुनाव हार चुके थे, इसीलिए इसको हम राजनीतिक भूकंप कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का क्या अर्थ है, इसे बताइए। तो देश में क्या था, माहौल जो था वो बिगड़ रहा था। इसको देखकर जो विपक्ष था वो सक्रिय हो गया, यानी एक्टिव हो गया, क्योंकि विपक्ष को लगा कि इंदिरा गांधी जो हैं कहीं ना कहीं अनुभवहीन नेता हैं। ठीक है, और अच्छे से वो सरकार नहीं चला पा रही हैं। तो इन दलों को लगा कि ये सही टाइम है, सही मौका है इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का। तो देखिए, देश में जब माहौल बिगड़ रहा था तो विपक्ष जो है वो एक्टिव हो जाता है। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो अनुभवहीन है और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक चल रही है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो ये है। तो राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। इन्होंने क्या कहा था, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है, कांग्रेस गरीबों के खिलाफ है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि ये समझ चुके थे कि कांग्रेस क्यों जीतती है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का एक जन समर्थन था। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, यानी जो गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, जितनी भी पार्टी हो, सारी पार्टी क्या हो जाए, आपस में मिल जाए, एक साथ आ जाए और मिलकर चुनाव लड़ें कांग्रेस के खिलाफ। तो ऐसे में जब हम सारे एक साथ हो जाएंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं हरा पाएंगे। तो इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। ठीक है, ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इस चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पे चर्चा कीजिए। तो देखिए, जिस कांग्रेस को 1967 के चुनाव में, अभी जो हमने पढ़ा था राजनीतिक भूकंप वाला, ठीक है, 1967 के चुनाव में, ठीक है, जो कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, जो 9 राज्यों से अपनी सत्ता खो बैठी थी और केंद्र में भी उसकी सीटें कम हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर 1969 के बाद आप देखते हो कि कांग्रेस टूट भी जाती है, यानी कांग्रेस में टूट पड़ जाती है, कांग्रेस दो हिस्सों में बट जाती है। वही कांग्रेस 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस को दोबारा से उसी स्थान पे ला दिया, यानी जो पहले 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस होती थी, जो मजबूत कांग्रेस होती थी, उस उसी स्थान पे इंदिरा गांधी ने उसको दोबारा ला दिया। इसी को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए, अब कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, और वो एक व्यक्ति कौन था, आप जानते हो, इंदिरा गांधी थी। और अब इस पार्टी में अलग अलग गुट नहीं थे। कांग्रेस, अगर आपने पुरानी कांग्रेस को आप देखोगे तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे गुट होते थे। उसमें आपको वामपंथी भी दिखेंगे, दक्षिणपंथी भी दिखेंगे, किसान, मजदूर, पूंजीवादी, पूंजीपति। ठीक है, उसमें आपको राइट, लेफ्ट, चरमपंथी, नरमपंथी, गरमपंथी, सब तरह की विचारधारा वाले लोग आपको दिखते थे कांग्रेस के अंदर। लेकिन अब कांग्रेस वैसी नहीं रही। अब वो एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, जो कि इंदिरा गांधी थी। और ये पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यक, महिलाओं और दलित और आदिवासी पे ज़्यादा निर्भर थी, क्योंकि यही इनका वोट बैंक था। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो कर दिया था, यानी कांग्रेस, डूबी हुई कांग्रेस को वापस से जीवित तो कर दिया था, लेकिन इसका नेचर बदल दिया, यानी कि अब पहले जैसी ये कांग्रेस नहीं रही। पहले कांग्रेस प्रणाली में क्या था, हर तनाव को पचा लेने और हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता होती थी। कोई भी अगर कांग्रेस के अंदर विवाद हो जाए, कोई तनाव हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको कांग्रेस सुलझा लेती थी। लेकिन अब ये क्षमता कांग्रेस में नहीं थी। पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग विचारधाराएं शामिल थी, जो मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग तरह के लोग इसी में शामिल होते थे। लेकिन जो नई कांग्रेस है, अब इसमें वो क्षमता नहीं थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो इंदिरा गांधी ने कर लिया। आप सिंपल शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उसका नेचर बदल के, उसकी प्रकृति को बदल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट से आप क्या समझते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या था। तो सिंडिकेट में क्या था, कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे, इनका एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर। उस ग्रुप को कहा जाता था सिंडिकेट। ठीक है, ये काफी प्रभावशाली नेता थे। सिंडिकेट के नेता जो चाहते थे वही कांग्रेस में होता था। अगर ये कोई चीज ना चाहे तो कांग्रेस में वो चीजें नहीं होती थी, इतने प्रभावशाली ये होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो मतभेद हो गया था, जो विवाद हो गया था, वो किस बात को लेकर हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो सिंडिकेट इंदिरा गांधी को अपने अनुसार चलाने की उम्मीद कर रही थी। ठीक है, सिंडिकेट चाह रही थी, क्योंकि सिंडिकेट ने ही इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। सिंडिकेट ने ये सोच के इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था कि इंदिरा को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी बातों पे वो निर्भर होगी, हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी। यानी सिंडिकेट इंदिरा गांधी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने
चलने से मना कर दिया उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपने जो विश्वसनीय लोग थे उसमें भी सिंडिकेट को नहीं रखा, बाहर के नेताओं के रखा, तो सिंडिकेट के फैसले को भी इंदिरा गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस कारण इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गठबंधन से क्या अभिप्राय है और भारत में गठबंधन की शुरुआत कब होती है। तो गठबंधन आप जानते ही हो कि मान लो चुनाव होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, किसी भी पार्टी को मान लो बहुमत ही नहीं मिला, जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली, तो ऐसे में क्या होगा, सोचिए क्या होगा। ऐसे में सरकार तो कोई भी नहीं बना पाएगा क्योंकि उतनी सीटें किसी के पास नहीं है, तो सारी कई दो दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और गठबंधन की सरकार बना लेती है, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसे गठबंधन कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1967 के चुनाव से मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले आपको इतना कोई गठबंधन का दौर दिखता नहीं है। 1967 के चुनाव में ही पहली बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस जो थी वो 7+2 यानी 9 राज्यों से जा चुकी थी। तो 9 राज्यों में जो सरकारें बनी थी वो कोई एक पार्टी की थोड़ी थी, वो गठबंधन की सरकारें थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और हाँ, यहाँ से मुझे क्वेश्चन याद आया कि भाई पेपर में ना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राज्यों में गठबंधन की शुरुआत कब देखने को मिली, ठीक है, राज्यों की सरकार में यानी विधानसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1967। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत में केंद्र में गठबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है, केंद्र की सरकार में, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे कमेंट में आंसर दो। राज्यों को तो मैंने बता दिया आपको 1967, केंद्र में कब से माना जाता है, तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के जो कारण थे वो बताओ। कांग्रेस जो थी वो टूट गई थी, उसके पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई थी ये इसका कारण थी। फिर इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया, इस पे जो इनके बीच में मतभेद था ये एक कारण था। फिर 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि जो जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति उस समय के तत्कालीन, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जो कांग्रेस थी उसने संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया था चुनाव में, जो कि इंदिरा गांधी जिसको पसंद नहीं करती थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया, तो ये जो लड़ाई थी ना वो खुलकर सामने आ गई थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बना। और इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि सिंडिकेट हार गया, तो सिंडिकेट के हारने से कांग्रेस से इंदिरा गांधी का निकालना तो बनता ही था, तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट गई। और इंदिरा गांधी ने, एक और पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया था, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये कई सारे कारण हैं, इसमें से जो भी कारण आपको सही लगता है पेपर में, मतलब जो आसान लगे, क्योंकि 2 नंबर का आएगा तो 2 ही कारण लिखना है, 4 नंबर का आएगा तो 4 ही कारण लिखने हैं, ठीक है। तो जौन सा भी आपको सही लगे आप उसको एक्सप्लेन करके पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के कोई 4 कारण बताओ। देखो, वो कांग्रेस जो 1967 के चुनाव में 9 राज्यों से हाथ धो बैठती है और केंद्र में, यानी केंद्र में भी अपनी सीटें बहुत हद तक गवा बैठती है, वही कांग्रेस 1971 के चुनाव में जबरदस्त सीटें लेके आती है, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। तो आखिर इस 4-5 साल में ऐसा क्या हो गया था, ठीक है, बताइए, सोचिए। तो ये आपको कारण बताने हैं। तो देखिए, इसमें क्या था, इंदिरा गांधी ने एक बेहतरीन नेतृत्व किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका नेतृत्व अच्छा था। फिर उन्होंने एक गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश में गरीबी बहुत थी, उन्होंने समझ लिया था कि गरीबी एक समस्या है, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो कहीं ना कहीं इससे उनका वोट बैंक अच्छा हुआ। फिर भूमि सुधार के कानून बनाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, प्रिवी पर्स की समाप्ति की घोषणा की। तो कुछ ऐसे ये सारे काम ऐसे थे इंदिरा गांधी के जिसकी वजह से उनको काफ़ी वोट मिले, ठीक है, उनको अच्छा समर्थन मिला, जिसके कारण 1971 में उनकी सीटें भी बहुत ज़्यादा आई और उनकी जीत भी काफ़ी शानदार थी। नेक्स्ट है कि 1967 के आम चुनाव से पहले भारत की क्या स्थिति थी। तो बहुत तरह की समस्याएं थी। देखिए क्या थी कि इस समय में मॉनसून की असफलता देखने को मिली, जिसके कारण जो सूखा पड़ गया, कृषि पैदावार में कमी आ गई थी, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी और कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा के भंडार में भी कमी देखने को मिलती है, औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आ जाती है, ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, गंभीर खाद्यान्न संकट देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी समस्या जो थी आपको 1967 में दिखती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।